सुप्रभात बच्चों। आज का ये वीडियो लेक्चर बीए सेकेंड ईयर के लिए पेपर सेकंड भारतीय राजनीतिक व्यवस्था इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रपति की शक्तियां और कर्तव्य। इससे पूर्व के वीडियो लेक्चर में हमने राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62 तक उसके पद के संबंध में जो विभिन्न प्रावधान, कार्यकाल, चुनाव की प्रक्रिया, निर्वाचक मंडल, शपथ इत्यादि के बारे में बात की थी। आज हम इस वीडियो लेक्चर में राष्ट्रपति की शक्तियों पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि विदित है कि भारत में संसदात्मक कार्यपालिका है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में दो प्रकार की कार्यपालिकाएं होती हैं। एक औपचारिक कार्यपालिका, नाममात्री कार्यपालिका जो राष्ट्रपति है, और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका जो प्रधानमंत्री है। अनुच्छेद 53 का यह प्रावधान है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है। तो राष्ट्रपति की शक्तियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं: सामान्यकालीन शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियाँ। तो इस वीडियो में हम लोग सामान्यकालीन या शांतिकालीन शक्तियों के बारे में बात करेंगे। तो पहला बिंदु जो हमने इसका बनाया है वो है कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, कि सरकार से संबंधित क्या शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती हैं। उसमें पहला बिंदु है, राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। यदि किसी दल को बहुमत ना मिला हो तो राष्ट्रपति सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित कर सकता है, या कोई गठबंधन है जो चुनाव से पूर्व बना है, उसके नेता को यदि बहुमत प्राप्त हुआ है उस गठबंधन को, तो उस गठबंधन को बुलाया जा सकता है। यदि किसी गठबंधन को भी बहुमत ना मिला हो और चुनाव के बाद कोई गठबंधन बनता है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। दूसरा बिंदु, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हों, राज्य मंत्री हों, उप मंत्री हों। उनको जो है पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है और वह प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही काम करते हैं। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त सहित अन्य चुनाव आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, राज्यों के राज्यपाल, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा राष्ट्रपति अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति केंद्र व राज्य तथा विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग के लिए अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्य परिषद की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन संभालता है। राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से किसी ऐसे निर्णय का प्रतिवेदन भेजने के लिए कह सकता है जो किसी मंत्री द्वारा लिया गया हो, किंतु पूरी मंत्री परिषद ने उसका अनुमोदन नहीं किया हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि कोई मंत्री है जो राष्ट्रपति से मिला और उसने अपना कोई डिसीजन राष्ट्रपति के पास को बताया हो, परंतु उसका ना तो मंत्री परिषद ने अनुमोदन किया है और ना ही मंत्री परिषद में उस पर चर्चा की गई है, तो ऐसा निर्णय, उसका ऐसा प्रतिवेदन अनुच्छेद 78 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री से मांगा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियाँ, कि
जो विधायी शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, संसद संबंधी जो शक्तियां हैं, उस पर बात कर रहे हैं। उसमें पहला बिंदु है, राष्ट्रपति संसद की बैठक बुला सकता है अथवा कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है। जो संसद के विभिन्न सत्र हैं वो राष्ट्रपति द्वारा ही बुलाए जाते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकता है। प्रधानमंत्री यदि ऐसी सिफारिश करे तो राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बिंदु ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सिफारिश कर रहा है, क्या उस समय प्रधानमंत्री के पास विश्वास मत है, क्या उसे बहुमत प्राप्त है? यदि उसके पास विश्वास मत नहीं है, उसके पास बहुमत नहीं है, तो राष्ट्रपति ऐसे प्रधानमंत्री की सिफारिश को मानने से इनकार भी कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत आवश्यक होने पर वह संसद के संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। अब तक भारत के संवैधानिक इतिहास में 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाए गए हैं। 1961 में दहेज निरोधी जो अधिनियम था उसके संदर्भ में, 1978 में बैंकिंग संबंधी कोई अधिनियम था, और वर्ष 2003 में पोटा जो आतंकवाद निरोधी एक अधिनियम बनाया जा रहा था, उस संदर्भ में संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाए गए थे। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट है, वह प्रत्येक नए चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित कर सकता है। जब चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद जो पहली मीटिंग संसद की होती है उसको राष्ट्रपति संबोधित करते हैं, और वर्ष का जो पहला सत्र होता है उसे भी राष्ट्रपति के द्वारा संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट, वह संसद में लंबित किसी विधेयक या अन्यथा किसी संबंध में संसद को संदेश भेज सकता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो कोई विधेयक है और उस संदर्भ में जैसी सोच राष्ट्रपति रखता है, उस सोच से वह अवगत कराने के लिए अपना संदेश संसद के पास भेज सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। यदि लोकसभा का चुनाव हुआ और चुनाव में 2 आंग्ल भारतीय निर्वाचित होकर नहीं आते हैं, तो राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 व्यक्तियों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। अगर निर्वाचित होकर आ जाते हैं तो इसकी आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति 12 ऐसे व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है जो विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा से जुड़े हुए विशेषज्ञ हों। वह चुनाव आयोग के परामर्श पर संसद सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय करता है कि अनुच्छेद 105 के अंतर्गत यदि किसी संसद सदस्य की योग्यता को लेकर के कोई प्रश्न, कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो वह निर्वाचन आयोग से चर्चा करके अपना निर्णय इस प्रश्न पर करता है। नेक्स्ट है, संसद में कुछ विशेष प्रकार के विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। जैसे संचित निधि से धन खर्च संबंधी, या राज्यों की सीमा परिवर्तन संबंधी, या राज्यों के निर्माण संबंधी कोई अगर विधेयक है तो उसको संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है। नेक्स्ट है, संसद द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कोई विधेयक कानून का रूप धारण करता है। तो ये जो स्वीकृति है, धन विधेयकों पर राष्ट्रपति पूर्वानुमति देते हैं, इसलिए धन विधेयक पारित होने के बाद में राष्ट्रपति के पास भेजना औपचारिकता है, उस पर उसे साइन करने ही होते हैं। और इसके अलावा अगर कोई साधारण विधेयक है, संविधान संशोधन संबंधी विधेयक है, तो वह राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आवश्यक रूप से जाता है।
अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के सत्रावसान की अवधि में अध्यादेश जारी कर सकता है। जब संसद की बैठक नहीं चल रही है, देश को किसी कानून की तुरंत आवश्यकता है, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है। यह अध्यादेश संसद की पुनः बैठक के 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित करना आवश्यक है। अगर अध्यादेश जारी कर दिया राष्ट्रपति ने, उस अध्यादेश जारी होने के बाद में 6 सप्ताह जब संसद की बैठक होगी जब भी, तो संसद के पास 6 सप्ताह का समय है कि वह 6 सप्ताह में उस अध्यादेश पर निर्णय ले ले। यदि संसद उस अध्यादेश को पारित कर देती है तो वह कानून का रूप धारण कर लेता है। यदि वह उस पर कोई चर्चा नहीं करती है तो 6 सप्ताह बाद वह अध्यादेश स्वतः ही निरस्त हो जाता है और राष्ट्रपति चाहे तो वह किसी अध्यादेश को वापस भी ले सकता है। राष्ट्रपति नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग और वित्त आयोग की रिपोर्ट व अन्य आयोगों की रिपोर्ट को भी संसद के समक्ष रखवाता है। राष्ट्रपति अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर और नागर हवेली, दमन दीव, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ की शांति, विकास व सुशासन के लिए नियम बना सकता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ। उसमें पहला बिंदु है धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा बिंदु जो सरकार का केंद्रीय बजट है, जिसे कि वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, अनुच्छेद 112 के अंतर्गत राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद के समक्ष रखा जाता है। तीसरा बिंदु अनुदान की कोई भी मांग उसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। भारत की आकस्मिक निधि से वह किसी व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर सकता है। और अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। यह वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का जो वितरण है उसे न्याय संगत बनाने का प्रयास इस आयोग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर्स। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत वह सर्वोच्च न्यायालय से किसी विधि या तथ्य पर सलाह ले सकता है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय की यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट जो सलाह देता है वह राष्ट्रपति माने या ना माने वह राष्ट्रपति पर निर्भर है, और सुप्रीम कोर्ट सलाह दे या ना दे ये सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर है। यानी सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है और राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का जो परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है उसके अंतर्गत ये आता है, अनुच्छेद 143। इसके अलावा राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किसी व्यक्ति के लिए दंड आदेश को निलंबित कर सकता है, माफ कर सकता है या परिवर्तित कर सकता है। राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय में हुई सजा, केंद्रीय विधियों के विरुद्ध किए गए अपराध हित एवं प्राण दंड पर राष्ट्रपति समाधान या राहत दे सकता है। अगर किसी को का कोर्ट मार्शल हुआ है या किसी व्यक्ति ने जो अपराध किया है वह केंद्र सरकार के कानूनों के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है या किसी व्यक्ति को प्राण दंड की सजा मिली है, तो ऐसे व्यक्ति समाधान के लिए राष्ट्रपति को गुहार कर सकता है। राष्ट्रपति सरकार की, केंद्र सरकार की सिफारिश पर उसे समाधान दे सकता है, राहत दे सकता है। राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ। राष्ट्रपति सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति है। वह जल, थल सेना, वायुसेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है, युद्ध की घोषणा व उसकी समाप्ति की घोषणा करता है, किंतु ये संसद की अनुमति के अनुसार ही होता है। कूटनीतिक शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय संधियों व समझौते जो हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। इसके लिए संसद की अनुमति अनिवार्य है। वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों के मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है और कूटनीतिज्ञों, राजदूतों व उच्चायुक्तों को भेजता है और उनका स्वागत करता है। ये राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियाँ हैं। तो
ये जो लेक्चर है ये राष्ट्रपति की शांतिकालीन या सामान्यकालीन शक्तियां हैं, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, वित्तीय, न्यायिक, सैन्य शक्तियां और कूटनीतिक शक्तियां आती हैं। इसके अगले वीडियो लेक्चर में हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों पर चर्चा करेंगे। और मुझे ऐसा विश्वास है कि इस वीडियो लेक्चर को आपने अच्छे से देखा, समझा है। कोई भी किसी तरह की परेशानी हो तो पर्सनल मुझे मैसेज करके बताएं, मैं उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।